नमस्कार साथियों, एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी का लाइव टेस्ट होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हिंदी के लाइव टेस्ट को। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए आवाज़ जो है आप सभी को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोग टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। और पर डे होता है लाइव टेस्ट, तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इस टाइम पे आप लोग सारे के सारे लोग आ जाया करो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शशक जो होता है, शशक जो होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शशक के बारे में, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है आपका खरगोश होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अन्य भी पर्यायवाची आपके खरहा, कई बार आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया खरहा क्या होता है, तो वो भी आपका खरगोश का ही या शशक का ही पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का सभी लोग जवाब दीजिए कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भैया। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 52 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भैया इसका मतलब होता है अवसरवादी होना। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब क्या होता है, अवसरवादी होना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ए भी बोल रहे हैं भैया अपने काम से काम रखना, बट गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास का मतलब होता है कि अवसरवादी होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भैया सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए सर। 53 कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। भास्कर, दिवाकर, मयंक और सविता। तो सभी को पता है जो मयंक होता है सूर्य नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 54 कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रत्येक, तो बताइए सर, प्रति प्लस एक या प्रत्यय प्लस या प्रत्यय प्लस एक। तो बहुत ही आसान है। तो प्रत्येक का जो पर्यायवाची होता है वो आपका प्रति प्लस एक होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ई प्लस ए यानी कि ए में हो रहा है, तो आपका यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यड़ संधि या ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है भाई, जो शास्त्र जानता है वो क्या कहलाता है। बताइए सभी लोग, जो शास्त्र जानता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो शास्त्र जानता है वो जानकार विद्वान नहीं होता, वो शास्त्रज्ञ होता है। शास्त्र ज्ञाता भी नहीं होता, शास्त्रज्ञ होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 56 कह रहा है पुराण में अगर हम लोग इक प्रत्यय जोड़ दे तो आपका कौन सा शब्द बनेगा। पुराण में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बताइए सभी लोग कौन सा शब्द आपका यहाँ पर बन जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो पुराण में अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका पौराणिक बनता है। क्या बनता है आपका, पौराणिक। कौन सा पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है, ये तो पहले भी करवाया जा चुका भैया, हाथ से हथियाना लात से लतियाना। अभी शायद परसों वाले टेस्ट में ये सेम क्वेश्चन आपको मिला था। यहाँ पर इस संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं नाम धातु क्रिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये हाथ से हथियाना इस संज्ञा से क्रिया बना, तो ये आपकी नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीठा शब्द का विशेषण। बताइए सर, मीठा विशेषण है, इसको अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो क्या बन जाएगा। मिठापा नहीं भैया, मिठाई, मिठास या मिठास। कौन सा मिठास होगा, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सबको पता है, क्लियर है। बस मिठास में कौन सा होगा। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा सर। मिठास में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मिठास ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 59 देखिए क्या कह रहा है भाई, कोई आया है। कोई आया है, इस वाक्य में जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक, किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, कोई आया है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखो कोई यहाँ पर क्लियर नहीं है कौन है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अनिश्चयवाचक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास बताना है भैया आपका कौन सा है। प्रतिदिन, पथभ्रष्ट, कोना कोना या मारपीट। सभी लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। पथ भ्रष्ट बिल्कुल सही जवाब है भाई। पथ भ्रष्ट का मतलब क्या होता है भैया, पथ से भ्रष्ट, या मतलब क्या होता है पथ से भ्रष्ट, यानी कि आपका अलग होने की अर्थ में यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
इसी तरह 61 का सभी लोग जवाब दीजिए भैया, प्रार्थना के समापन में क्या लिखा जाता है। जो प्रार्थना आप लोग लिखते हो प्रार्थना पत्र, उसके अंत में आप लोग क्या लिखते हो भैया, आप लोग भवदीय लिखते हो या स्नेहकांक्षी लिखते हो या शुभ चिंतक लिखते हो या आपका विश्वास पत्र लिखते हो, पात्र लिखते हो। तो याद रखिएगा जो प्रार्थना पत्र होता है उसके नीचे यानी कि उसके समापन में हम लोग क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके समापन में क्या लिखते हैं हम लोग, भवदीय लिखते हैं। जबकि यहाँ पर स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पत्र, ये जो है अनौपचारिक पत्रों के अंत में लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि बताइए कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 62 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो आपके कबीर दास जी थे। कौन थे दोस्तों, कबीर दास जी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। सभी लोग बताइए सर, जो पावक है और अग्नि है ये कैसे शब्द हैं, अवनामी है या समनामी है, पर्याय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का। तो याद रखिए दोस्तों, जो पावक होता है वो अग्नि का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। 64 का जवाब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आना शुरू हो गया। सभी लोग दे रहे हैं भाई, शोक जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है, शोक की बात कर रहा है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं शोक के बारे में, तो ये आपका करुण रस का, किसका दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव है। क्योंकि जो भाव मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव की संख्या टोटल 9 है, सभी को पता है। और क्रोध और वात्सल्य और वीर सबको पता है किसका क्या होता है। 65 का जवाब दीजिए, वह विद्यार्थी नहीं आया। इस वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है, वह जो है बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। वह विद्यार्थी नहीं आया, इसमें वह जो है कौन सा विशेषण है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सार्वनामिक विशेषण। जी हाँ, जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइए सर, आज्ञ जो है इसका विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। भैया आज्ञ की बात करते हैं तो आज्ञ का विलोम आपका क्या होता है, विज्ञ होता है। बहुत ही सिंपल सा है, आपका क्या होता है, विज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह बहिरंग का विलोम बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, बहिरंग, इसका विलोम बताइए क्या हो जाएगा, सौरंग, बहुरंग, सबरंग या अंतरंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब कितने लोग सही दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है सर, बहिरंग का विलोम देखो, बहि मतलब बाहर और अंत मतलब अंदर, तो अंतरंग। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक में विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। पहला यहाँ पर कह रहा है, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। मेज पर, तो मे पर ऊपर, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं, आपको सभी को पता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, दुधवा पार्क में बहुत से, यहाँ पर भी मे लगा है। और पैरों से चलना यात्रा समुदाय से चलना समास तथा, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं भैया, आकाश से गिरी बूंद। देखिए आकाश से बूंद अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 देखिए क्या कह रहा है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। स्फूर्ति जो शब्द है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। स्फूर्ति, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव रूप है आपका क्या होता है, फुर्ती होता है। क्या होता है, फुर्ती। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तुरंग शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तुरंग शब्द का। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई तुरंग मतलब सबको क्या पता है क्या होता है, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। और घोड़ा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया वाजी। वाजी का मतलब भी दोस्तों आपका क्या होता है, घोड़ा होता है, अश्व होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 71 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित शब्दों में से एक आपका स्त्रीलिंग है। आप सभी लोग बताइए यहाँ पर कौन सा आपका जो है स्त्रीलिंग है। रस्सा, धागा, सूत और डोरा। रस्सा, सूत, धागा। अगर हम बात करते हैं भाई रस्सा बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है, सूत भी बांधा जाता है। लेकिन हम बात करते हैं डोर के बारे में, तो डोर जो होता है दोस्तों आपकी, ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस में हुआ है। लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। चलिए फटाफट 72 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया भाई, राम सो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, वह नहाता है, सकर्मक क्रिया की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे मैं चला और वह नहाता है, ये तो भैया कर्मक हो गए। और राम सो रहा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो कर्म तो है नहीं कुछ भी, लेकिन लड़की सिल रही है तो कुछ तो सिलेगी ना। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया हिंदी दिवस मनाने की तिथि, सभी को पता है हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, सभी को पता है सर, 14 सितंबर, बिल्कुल सही बात है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस तब से मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 74 है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। चलिए बताइए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर, जैसा करोगे वैसा भरोगे में अगर देखा जाए तो संबंध दिखा रहा है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, जो छा है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 76 है, 75 है। सभी लोग बताते हुए चलेंगे, जो छा है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। चा छा, छा आपका तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। छा आपका क्या कंठ ध्वनि है, यहाँ पर सभी लोग बताइए, छा आपका क्या कंठ ध्वनि है। तो बिल्कुल सही बात है सर, छा जो है आपका यहाँ पर कंठ ध्वनि है, यह सही नहीं है। क्योंकि भैया का खा गा घा अंगा ये आपके आते हैं कंठ ध्वनियों के अंतर्गत। छा छा जा झा महाप्राण कह सकते हो, तालव्य कह सकते हो, अघोष कह सकते हो, ठीक है, पर कंठ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बताइए। जो भवानी शब्द है इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भैया, भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर, भवानी का जो पुल्लिंग होता है भव होता है। क्या होता है, भव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूहों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। बताइए, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूहों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 77 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने दोस्तों, 5 वर्गों में। आप कहोगे कौन कौन से, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक आपका तत्सम तत्सम हो गया, एक आपका तद्भव हो गया, एक देशज हो गया, एक विदेशज हो गया, 4 हो गए। एक आपका बचता है संकर। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को टोटल 5 वर्गों में बांटा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 78 का सभी लोग जवाब दीजिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही जवाब आया सर, दुर्बोध नहीं होगा। और दुर्लभ और दुर्गम में कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो दुर्लभ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जो कठिनाई से प्राप्त करते हैं उसको दुर्लभ बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, सभी लोग जवाब देते ही चलेंगे भैया। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसे तथा हो गया, और हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो है आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ग के व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। भाई किस वर्ग के व्यंजन जो है आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए 80 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो सभी को पता है भाई अंतःस्थ की अगर हम बात करते हैं तो या रा ला वा, सभी को पता है ना, या रा ला वा ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। 81 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कौन सा शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, बेईमान, थकावट और हरियाली। देखो थकना से थकावट बना है, हरियाली
की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अस्तित्व के बारे में, तो ये भी आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। जबकि बेईमानी जो है आपका, बेईमान, बेईमान जो शब्द है, सिर्फ बेईमान लिखा, बेईमानी लिखा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेईमान शब्द जो है आपका विशेषण है, ना कि संज्ञा है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। 82 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कौन सा नहीं है, बहुत, ईमानदार, नरम या आपका सुगंधित। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है सर। 82 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर नरम। नरम की अगर हम बात करते हैं, सॉरी नरम तो यहाँ पर गुणवाचक कह रहा है, कौन सा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर नरम है, सुगंधित है। अगर हम बात करते हैं नरम के बारे में, सुगंधित के बारे में और ईमानदार के बारे में, तो ये आपके गुणवाचक शब्द हैं, गुणवाचक आपके विशेषण हैं। लेकिन बहुत जो है आपका ये गुण नहीं दिखाता, ये आपका क्या क्वांटिटी दिखाता है। इसलिए आपका बहुत जो है बेसिकली आपका एक प्राविशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसके अंदर में आता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 83 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भैया, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 83 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनल है और वहीम भी है और अमी भी है। लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, पावक के बारे में। तो पावक भी है, तो यहाँ पर चारों के चारों दिए गए। तो अमी यहाँ पर, सॉरी अमी दिया गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई थी, अमी दिया गया। तो अमी की बात करते हैं तो आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दिए थे ऑप्शन नंबर डी, वो लोग बिल्कुल करेक्ट है, मैं गलत था वहाँ पे। ठीक है, 84 का जवाब दीजिए सर। सूत शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। सूत शब्द जो दिया गया है, सूत समेत वाला नहीं है, सूत शब्द का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा। तो सूत एक तद्भव है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर, सूत्र। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सूत्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल कह रहे हैं, ये आपका तत्सम हो जाएगा। इसी तरह 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आध्यात्मिकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। आध्यात्मिकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। 85 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो आध्यात्मिकता शब्द का विलोम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इसका विलोम होता है भौतिक। इसका विलोम क्या होता है भाई, भौतिक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्म और भौतिक मतलब क्या होता है, जो आपको भौतिक दुनिया में दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल विलोम हो जाता है। ठीक है सर। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो, बताइए। अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं करना चाहिए। 86 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, जलन नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 87 कह रहा है कि ये कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, बताइए। कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। 87 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर 87 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। उज्ज्वल यहाँ पर आधा जा जिसमें 2 बार है, तो यानी कि जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 कह रहा है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। इसमें रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। भैया जब मीरा पढ़ती है तो मोहन आपका क्या है, सोता है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 88 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भैया जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अभी तक तो करेक्ट जवाब आ रहा है सभी का। तो जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कि क्यों, कौन सा वाक्य हो जाएगा भाई, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट गया। अब नीर का मतलब क्या होता है बताइए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीर का मतलब क्या होता है, नीर का मतलब जगह, वृक्ष, नीड़ या स्थान। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, अच्छा नीर का मतलब क्या होता है। ये नीर का मतलब वैसे अलग ही होता है, बट नीर के स्थान पे क्या होना चाहिए था आपको ये बताना है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना। नीर तो आपका पानी हो जाएगा, पानी की तरफ तो कोई लौटेगा नहीं, तो नीर के स्थान पे क्या होना चाहिए था। देखो पक्षी अपने अपने घोंसले में लौटते हैं, घोंसले को हम लोग एक और रूप में बोलते हैं नीड़। क्या बोलते हैं हम लोग, नीड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। घोंसला पक्षियों का घर नीर होता है, ठीक है, नीर का शब्द यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90 सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, वशिष्ठ, विशिष्ट, प्रतिज्ञा, कृतज्ञ और शुष्क। क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर देखा जाए तो कृतज्ञ बिल्कुल सही है, प्रतिज्ञा और शुष्क यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखे हैं, जबकि विशिष्ट नहीं होता है सर।
विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट में ठा नहीं होता, टा होता है, विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 91 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका दुरुपयोग शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 91 जवाब देखिए, 91 का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, दुरुपयोग शब्द में देखा जाए तो दुर उपसर्ग का प्रयोग किया है, दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया जिसमें उपयोग मूल शब्द है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, ये वाला दूर किया गया। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या कह रहा है, धर्मावलंबी किस शब्द से निर्मित हुआ है। बताइए सर, धर्मावलंबी शब्द जो है किस प्रकार निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर क्या है सर, 92 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर 92 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मा प्लस अवलंबी नहीं होगा यहाँ पर। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 93 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। आन जो प्रत्यय है इससे बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। लगान, आन, बान, आना या आनंद। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे 93 का। और 93 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया आन प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है आपका क्या है, लगान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा आपका, लगान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या होता है। बताइए। ऐसा इसमें ये बताना है कि शेष दोनों शब्द क्या, देखो लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, लाठी और भैंस संज्ञा है। तो जिसकी और उसकी क्या है बताइए, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या आपका विशेषण है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। और जवाब देखिए 94 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, लाठी और भैंस जो है आपके बेसिकली संज्ञाएं हैं, तो क्लियर है। लेकिन अगर हम शेष दोनों शब्दों की बात करते हैं तो वो आपके क्या हैं, सर्वनाम है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है कि लाल से निर्मित होता है लाली तो काला से क्या हो जाएगा। बताइए, लाल से लाली तो काला से क्या हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काली हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 96 कह रहा है, रोना का सकर्मक रूप क्या हो जाएगा। जो रोना है इसका सकर्मक रूप बनाना है। जैसे रोना, सीमा रोती है, तो यहाँ पर इसका सकर्मक रूप क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग जवाब दे रहे हैं। तो रोना का सकर्मक रूप रुलाना होता है। जैसे किसी को रुलाना हो तो कैसे बोलोगे, रोना, सीमा रेखा को रुलाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रुलाना इसका सकर्मक रूप होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 97 देखिए कह रहा है, आवाज़ उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आवाज़ उठाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, आवाज़ उठाना इसका अर्थ हो जाएगा विरोध करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, विरोध करना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि सड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए 98 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर जो सड़ानन है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए 98 का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 98 का जो करेक्ट आंसर है सट, यहाँ पर ये वाला जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 99 कह रहा है, गा कर और खा कर क्रियाओं को क्या कहते हैं। देखिए, गा कर है और खा कर है, इन क्रियाओं को क्या कहते हैं। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गाकर, खाकर, ये क्रियाएं जो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। जैसे मैंने बोलते हैं ना, मैं गाकर ये कर लूँगा, मैं गाकर वो कर लूँगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। एक वाक्य जो है आपका अशुद्ध है उसका चयन करना है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए, उसके अंग अंग सजाए गए। अब देखो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखा जाए तो अंग शब्द जो है एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, दूसरी बार प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए भी चलेंगे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आई होप ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आनंद मठ जो पुस्तक है ये सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई थी और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी इसी पुस्तक से लिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? धोधू पंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोधू पंत था इनका दूसरा नाम। और 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से, कहाँ से दोस्तों? कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका कानपुर वाला जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल, पाल और लाल ये जो हैं प्रमुख नेता थे किस दल के? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा भैया, बाल है, पाल है और लाल है। तो बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब आपका होता है क्या? बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, ये जो हैं आपके इसके जो पूछा गया है कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे, तो याद रखिएगा ये कांग्रेस दल के गरम दल के नेता थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, कांग्रेस पार्टी के गरम दल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर इसका। पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो इसको जो है चौधरी रहमत अली, यहाँ पर पूछा गया पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो हैं किसके राजनीतिक गुरु थे? एक बात बताते चलेंगे क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो याद रखिए दोस्तों, 1919 में, यानी कि 1919 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग फटाफट यहाँ पर जवाब देंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है। जवाब देखिए 7 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 7 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह जो है इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे प्रमुख या सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? सबसे समृद्ध का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसमें हो। तो भैया खाद्य प्रोटीन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा खाद्य प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन सबने सुनी रखा है, उसके अलावा मूंगफली। तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन होता है। आप ये मान के चलिए सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, एक आधे कप में आप 15 ग्राम तक प्रोटीन जो है पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 है। जवाब देखिए 9 का यहाँ पर सभी साथी देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यूरोक्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो आपका येलो यानी कि पीला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम हरी पत्तीदार सब्जियाँ, जो जितनी भी आप हरी पत्तीदार सब्जियाँ देखोगे उन सभी में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में वही पाया जाता है बेसिकली। इसके अलावा इसकी खोज कभी कभी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की खोज किसने की थी? तो सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था भैया? सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तनी के साथ जिससे आप लोग गलत ना करो। हम्फ्री होता है, हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, ये डा है भाई, डेवी ने किया था 1909 में, यानी कि 1909 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? चलिए भाई फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया 11 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? मूल भाग से। ठीक है, पौधे का जो मूल भाग होता है वो बेसिकली आपकी
ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हाँ ठीक है, मूल मतलब वो जड़ ही होता है, वही मेरे दिमाग में जड़ चल रहा था, मूल और जड़ एक ही होता है, तो जड़ों से जो होती है आपकी हल्दी जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही फेमस ये हमला हुआ था और आप सभी को इसके बारे में पता है, पूरी दुनिया जो है जानती है। चलिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो भैया WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रही है। तो इस सेंटर पर जो है आतंकवादी हमला कब हुआ था। ये हमला सभी को पता है 2001 में हुआ था, बट याद रखिएगा 11 सितंबर 2001, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डेट के साथ ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक। चलिए सर, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 25 का जिक्र किया गया है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई है और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के बेसिकली 25 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक कैसा देश है। बताइए सर, भारत धर्मनिरपेक्ष, जाति विशेष या वर्ग विशेष या धर्म सापेक्ष। तो भैया भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये जो सेकुलर शब्द है ये कब जोड़ा गया था। तो 1978 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकुलर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द, चलिए सर, अभी मैंने आपको सेकुलर के बारे में बताया, अभी यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये जो शब्द है आपके जोड़े गए थे। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो ऑप्शन नंबर बी है वही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या है। भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए गुट निरपेक्षता, भारत के विदेशी नीति का जो मूल सिद्धांत है वो गुट निरपेक्षता होता है। भैया गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी मुद्दे के संबंध में उसकी योग्यता तथा भारत के हितों पर इससे पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 का जवाब देंगे, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसको कहा जाता है यसदीकरण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है भैया, यसदीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयुक्त किया जाता है उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो याद रखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पॉलीथीन बनता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पॉलीथीन जो है बनता है किससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया पॉलीथीन दो पदार्थों से बनता है, एक आपका होता है एथिलीन और एक आपका होता है बेंजिल्डिहाइड। इसके मिश्रण से बनता है उच्च दाब पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है एथिलीन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन B2 का अन्य नाम बताइए, फटाफट जवाब देते हुए सभी साथी यहाँ पर देते हुए चलेंगे। विटामिन B2, तो याद रखिए दोस्तों, विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद जी को, किसको दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था।
भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 का जवाब जो है क्या हो जाएगा? 22 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है संत विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेस ये मान सकते हैं कि लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया था, बहुत सक्सेस आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज, बताइए सर, इसका जो गठन है कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करते हैं, देखिए दो यहाँ पर एक काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है, बट मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। 1942 में हुआ था। भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन हुआ था और इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। ठीक है, तो ये आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 है और सभी को बताते हुए चलना है यहाँ पर कौन सा जो है आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए सर, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव जीवन का जो आधार है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने से पता चलेगा जो जीवन का आधार है ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? संविधान का जो अनुच्छेद 370 है आप सभी को बताना है किस राज्य पर लागू होता है। सभी को पता है, अब तो हट गया, 370 जो है आपका जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है और आप सभी को पता था कि इसी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बट अभी तो हट चुका है, सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देंगे, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो याद रखिए दोस्तों, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 35 तक जो है आपका स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो किसके संविधान से ली गई है? तो याद रखिए दोस्तों, आयरलैंड, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है आयरलैंड, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा कि एड्स का जो विस्तृत रूप है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एड्स के बारे में, AIDS, इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है भाई? ध्वनि मापक इकाई को डेसीबल कहते हैं। ठीक है, डेसीबल में हम लोग ध्वनि को मापते हैं। डेसीबल जो मापक होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये 0, 10 डेसीबल, 15 डेसीबल, 1 डेसीबल, 2 डेसीबल, इस तरह से आपको जो है इसका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अखिल भारत स्तर पर लिंगानुपात है। लिंगानुपात के बारे में कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए भाई, जवाब यहाँ पर हो जाएगा 943। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो लिंगानुपात जो है 943 है अखिल भारत स्तर पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं? दाल, भैया दाल सभी को पता है भाई, दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है ना, तो दाल जो होता है प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है? भैया विटामिन सी सभी को पता है, अभी तो जब से कोरोना है तब से और सभी को पता ही चल गया होगा कि जो खट्टी चीज़ें होती है जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो आंवला यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो इसका CA है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ये भी आप सभी को पता है। और इसके अलावा शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है और विटामिन सी घावों को भरने, पीप को शुष्क करने, हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो विटामिन बी की बात करते हैं तो इससे दोस्तों बेरी नाम का रोग होता है। अगर आप टमाटर लेते हो, अंडे की जर्दी लेते हो, हरी पत्तियों के साग खाते हो, बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो,
तो यहाँ पर आपको विटामिन बी की कभी कमी होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या नाम दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के समय, भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं अपने हरे रंग वाले अंग जितने होते हैं, जैसे पत्ती हो गया, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और CO2 जो है, ऑक्सीजन और CO2 गैस जो है बाहर निकालते हैं। तो सिंपल सा आपका ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन गैस बेसिकली निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन से पेड़ की छाल हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं? बताइए, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, दालचीनी। दालचीनी जो है ये बेसिकली आप ये जान के चलो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है और दालचीनी लोग खाते भी हैं और इसकी छाल जो होती है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, एक मसाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जीवाश्म, बताइए सर। जीवाश्म को अंग्रेजी में हम लोग फॉसिल कहते हैं और इसका संबंध जो होता है किससे होता है? आप सभी को होता है कि बहुत पहले जब जो चट्टानों में बहुत युग जो दबे हुए मतलब जीव होते हैं वो बाद में ईंधन बन जाते हैं, बेसिकली वही होता है। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो ये परतदार सेल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, परतदार का मतलब होता है भूपर्पटीय सेलों में पाई जाती है। ठीक है, 37 का जवाब दीजिए सर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का रीजन क्या होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मेन रीजन है वो आपका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भैया ज्वार भाटा जो है चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भाई संपत्ति का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है? नहीं भैया। मौलिक अधिकार पहले था जो कि अब नहीं रह गया है। कानूनी अधिकार हम लोग कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो संपत्ति का अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए सर, कितने पुराण हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? एक आपका गरुड़ पुराण भी सुना होगा, तो याद रखिएगा 18। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 18, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? बताइए सर, गद्य रूप में भी कौन सा जो वेद है आपका रचित है? तो याद रखिए अंशतः बोला गया, यानी कि अंशतः भाग। तो 40 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, हिंदू धर्म में 4 ग्रंथ हैं और ऋग्वेद और के बाद ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है, सामवेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग के जवाब यहाँ पर आने चाहिए भैया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। ठीक है, तो अवंतिका ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए सर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर या देवी पार्वती और भगवान शिव जी को समर्पित है ये मंदिर और ये बेसिकली आपका मदुरई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? बताइए, अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है किसका अनुवाद है? क्वेश्चन नंबर 43 है। जवाब देखिए यहाँ पर 43 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है पंचतंत्र सभी को पता है और ये अनवर ए सुहेली बेसिकली फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया था और इसके अनुवाद को सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 44 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, बेसिकली नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, अब नीति आयोग हो गया है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। बताइए सर, फेरा का जो प्लेस है किसने ले लिया है? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, पहले एक था फेमा जो कि सन 2000 ईस्वी में प्रभाव में आया था, और फेमा का उद्देश्य था देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना। इसको बाद में फेरा बोल दिया गया। तो यहाँ पर फेमा जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, डेविस जल संधि। ठीक है, विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो आपकी डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, ये डेविस जल संधि जो है किसको अलग करती है? तो याद रखिएगा, ये जो जल संधि है डेनमार्क को बफिन द्वीप से अलग करती है। बफिन द्वीप बेसिकली कनाडा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, रूस जो है काला सागर या कृष्ण सागर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बोत्सवाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोत्सवाना। चलिए भैया आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर स्किप कर दो, इसका जवाब दो सर 50 नंबर क्वेश्चन का, कि WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है भैया? WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार है 1989 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1989 ईस्वी में हुआ था, और इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आने वाले जितने भी अदर वीडियोस हैं, और इसको लाइक वाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, इसका PDF जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आंसर की के साथ इसका जो वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।